यूट्यूब की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान के बारे में। शिक्षण के मॉडल वास्तव में सीखने के प्रतिमान है जो छात्रों को ज्ञान, जानकारी, विचार, कौशल, सोचने के तरीकों को पर्याप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रतिमान केवल अनुदेशात्मक डिजाइन है जो विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों को निर्देशित करने और उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जो छात्रों को अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो। जायजे और विल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान एक योजना या पर्यटन है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने और अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लिया जाता है। एच विल्ड शिक्षण प्रतिमान आदेशों के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रतिमानों के पैटर्न्स या योजना है जिन्हें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इन्हें सामान्य शिक्षण तकनीकों को तथा व्यू रचनाओं स्ट्रेटेजी से अलग करके ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें सामान्य के स्थान पर विशेष उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित किया जाता है। इनमें इनसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलता है। किसी एक विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी की किसी प्रकार की अधिगम क्षमता का अर्जन हो, इस प्रकार के मानदंड के निर्धारण में शिक्षण प्रतिमानों से आवश्यक सहायता मिलती है। शिक्षण प्रतिमान एक शिक्षक की उसके कर्तव्य निर्वाह में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इनसे वह शिक्षण की कार्य योजना पहले ही तैयार कर लेता है। विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षण प्रतिमान हमें बताते हैं कि हमें क्रमिक रूप से कैसे आगे बढ़ना चाहिए तथा किस प्रकार के व्यवस्थित एवं संगठित प्रयास करने चाहिए। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के समय, शक्ति और परिश्रम में मितव्ययता लाने में सहायक है। शिक्षण प्रतिमान पहले व्यवहारजन्य शब्दावली में शिक्षण अधिगम परिमाणों व्याख्या प्रदान करते हैं और बाद में इन परिणामों उचित रूप से प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। शिक्षण प्रतिमान किसी भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में मुख्य रूप से तीन प्रमुख प्रकार की क्रियाओं के संपादन में मदद करते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य का निर्माण एवं विशिष्टीकरण, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन, निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण। मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं विशिष्टीकरण, डिजाइनिंग एंड स्पेसिफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अनुदेशात्मक सामग्री का चयन का निर्माण एवं चयन, डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण, स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। शिक्षण प्रतिमान के तत्व। किसी भी शिक्षण प्रतिमान के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। केंद्र बिंदु, यह किसी भी प्रतिमान का आधारभूत एवं मुख्य तत्व होता है। यह बताता है कि प्रतिमान का वास्तव प्रयोजन क्या है। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को केंद्र बिंदु में शामिल किया जाता है। संरचना, सिंटैक्स। प्रतिमान की संरचना में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। प्रतिमान के प्रयोग संबंधी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण, प्रतिमान के उपयोग हेतु अनुसरण की जाने वाली क्रमबद्ध अवस्थाओं या सोपान का विवरण, प्रत्येक अवस्था में होने वाली क्रियाओं का विवरण। संरचना शिक्षक को यह बताती है कि उसे किस प्रकार शुरुआत करनी है एवं कैसे कैसे आगे बढ़ना है। यह शिक्षण के प्रस्तुति पहलू को संदर्भित करता है। प्रतिक्रिया नियमन, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, शिक्षक को बताता है कि विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति किस प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मॉडल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। सुकराती शिक्षण मॉडल, ब्राउडी का परंपरागत क्लासिकल मॉडल। कुंबुस का सिनेक व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान मॉडल, पर्सनल डेवलपिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल। लॉरेंस स्टूरोव, डेनियल डेविस का कंप्यूटर अनुदेशन प्रतिमान, एक कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। काकरोल का विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग। एफ लेंडर का अंतर प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इंट्रोडक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर है टीचिंग मॉडल्स फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। टाबस मॉडल ऑफ टर्नर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचर ओरिएंटेशन। द फोकस लिपिड मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, पर्सनल सोर्स मॉडल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। फिर आ जाता है फैमिलीज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग गिवन बाय जॉयस एंड विली।
फिर है सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल ऑफ टीचिंग। टीचर सचमेंट का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमेंट इनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। जेस विनर संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान जेस विनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जी आसुबल अग्रिम संगठन प्रतिमान डी आसुबल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। हिल्दी टाबा का आगमन चिंतन प्रतिमान इंडक्शन मॉडल्स। जोसेफ जे सक्वाब का जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी। जीन प्याजे का विकासात्मक प्रतिमान डेवलपमेंटल मॉडल। फिर आ जाता है बाद में सामाजिक अंतक्रिया प्रतिमान मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल। मेजियल्स का कॉक्स का सामाजिक पूछताछ मॉडल्स। हर्बर्ट थेलन व जॉन डिवी का समूह अन्वेषण प्रतिमान। विलियम ग्लेजर का कक्षा सभा प्रतिमान क्लासरूम मीटिंग। बेथल व मायने का प्रयोगशाला मेथड। ओलिवर व शेबर का जूरियस प्रतिमान मॉडल। फिर व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग। कलर्स रोजर्स का अनुदेशित प्रतिमान नॉन डायरेक्टिव मॉडल। फील्ड्स पल्स का जागरूकता का प्रशिक्षण प्रतिमान अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल। विलियम गार्डन का संरचनात्मक प्रतिमान। डेविड हंट का प्रत्यय प्रणाली प्रतिमान व्यवहार परिवर्तन। फिर है प्रोग्राम लर्निंग मॉडल ऑपरेंट कंडीशनल मॉडल डायरेक्ट ट्रेनिंग मॉडल स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल डिसेंसिटाइजेशन मॉडल। फिर इन सब के बाद में हमारा चौथा आ जाता है सोशल सिस्टम। अध्यापक या विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की अंतक्रिया चलेगी या किस प्रकार के संबंधों के इन पारस्परिक संबंधों में अधिकार क्रम क्या रहेगा। प्रतिमान प्रयोग के दौरान किस प्रकार की व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। छात्रों को किस प्रकार पुनर्बलित रेनफोर्स किया जाएगा। अवलंबन या सहायक प्रणाली द सपोर्ट सिस्टम। कक्षा कक्ष में किसी इस शिक्षण प्रतिमान का उपयोग करने तो आवश्यक सुविधाएं और सहायक सामग्री स्लाइड्स फिल्म्स मॉडल ग्राफिक्स लचीला टाइम टेबल आदि जिसमें शिक्षण हेतु एक उचित वातावरण तैयार किया जा सके। प्रतिमान का उपयोग मूल्यांकन एप्लीकेशन कंटेंट एंड इवोल्यूशन। यह तो प्रतिमान को शिक्षण हेतु कहाँ और किस रूप में उपयोग किया जा सकता है इस पर प्रकाश डालता है। फिर प्रतिमान एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में उसी प्रकार सहयोग देते हैं जिस प्रकार की एक अभियंता को अपने किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए कोई पूर्व निर्मित मॉडल नक्शा ब्लूप्रिंट या कार्य योजना सहायता प्रदान की है। प्रतिमान के प्रभाव इफेक्ट ऑफ मॉडल इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनुदेशात्मक प्रभाव इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट यह किसी भी मॉडल के प्रत्यक्ष प्रभाव है या उस सामग्री या कौशल से उत्पन्न होते हैं जिस पर गतिविधि आधारित है। पोषक प्रभाव न्यूट्रिएंट इफेक्ट ये किसी भी मॉडल के अप्रत्यक्ष प्रभाव यह सीखने के माहौल में नियत है। फिर जब ब्रूस जोइस एवं मार्शा विल ने शिक्षण प्रतिमानों को 4 वर्गों में अंतर्गत बांटा है। सूचना प्रतिक्रिया शिक्षण प्रतिमान मॉडल सामाजिक अंतक्रिया व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान व्यवहार परिवर्तन। फिर आ जाता है सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। जोइजीय विल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा काम में लाए गए उन सभी तरीकों या कार्य प्रणालियों से है जिनके माध्यम से वे अपने परिवेश से प्राप्त उद्देश्यों को ग्रहण करते हैं प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित एवं संगठित करते हैं समस्या से अवगत होते हैं अवधारणाओं का निर्माण करते हैं समस्या का समाधान खोजते हैं शाब्दिक प्रतीकों मौखिक व अमौखिक चिन्हों को काम में लाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमानों का उपयोग सामाजिक या संवेगात्मक विकास करने की अपेक्षा व्यक्तियों के मानसिक या बौद्धिक विकास हेतु अच्छी तरह किया जा सकता है। इस श्रेणी में आने वाले प्रतिमान बौद्धिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके प्राथमिक लक्ष्य निम्न है डेटा पद्धतों के विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना सामान्य बौद्धिक कौशल विकसित करने में मदद करना तार्किक रूप से सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 6 शिक्षण प्रतिमान आते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमेन संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान जेएस ब्रूनर अग्रिम संगठन प्रतिमान डी आशुबेल आगमन चिंतन प्रतिमान हिल्दी टाबा जैविक विज्ञान पूछताछ जोसेफ सेकवाल विकासात्मक प्रतिमान जीन प्याजे। फिर ब्रूनर का संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रतिमान जेरोम ब्रूनर सहयोगी जैकलिन गुडनाउ एवं जॉर्ज ऑस्टिन बुक ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956। यह प्रतिमान मुख्य रूप से आगमनात्मक तर्क विकसित करने के साथ साथ अवधारणा विकास विश्लेषण के लिए भी डिजाइन किया गया है। मुख्य बातें निम्न है। हमारा परिवेश अत्यंत जटिल विविधता और पेचीदगी में हम अपने आप को समायोजित एडजस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम वस्तुओं को पहचानने उनमें भेद करने उनका वर्गीकरण करने और समृद्ध संपत्तियों का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमानों को छात्रों
छात्रों को संप्रत्यों को सीखने में मदद करने में और संप्रत्यों को सीखने में अधिक प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संप्रत्य कुछ वस्तुओं या अनुभव का एक मानसिक प्रतिनिधित्व या मानसिक चित्र होता है। यह उन वस्तुओं की एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो समान गुण साझा करते हैं। एक संप्रत्य मुख्यतः निम्न तत्वों से बना हुआ होता है: नाम, उदाहरण, गुण, गुणधर्म, नियम। संप्रत्य उपलब्धि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का कार्य तभी होगा जब सभी संबंधित संप्रत्य इस प्रकार की उपलब्धि के लिए हमारे सामने होंगे। अतः संप्रत्य निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की क्रिया का संप्रत्य उपलब्धि से ही पहले से ही घटित होना आवश्यक है। संप्रत्य निर्माण एक अन्वेषणात्मक कार्य सूचक है। संप्रत्य निर्माण और संप्रत्य उपलब्धि की चिंतन प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस में काफी अंतर पाया जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों के लिए विभिन्न शिक्षण व्यू रचनाओं टीचिंग स्ट्रेटेजी अथवा प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। अतः विल एंड जोयस 1978 ने संप्रत्यों के 3 प्रारूप बताए। संप्रत्य उपलब्धि का रण प्रतिमान द रिसेप्शन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट यह तब उपयोग किया जाता है जब शिक्षार्थी बिल्कुल कम अनुभवी या परिपक्व हो। इसमें अध्यापक नियंत्रण अधिक होता है तथा यह अधिक संगठनिक होता है। कठिन एवं जटिल संप्रत्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संप्रत्य उपलब्धि का चयन प्रतिमान द सिलेक्शन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट शिक्षार्थी कम अनुभवी या परिपक्व हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है तथा अध्यापक का नियंत्रण कम होता है। शिक्षार्थी भी अधिगम प्रक्रिया में बराबर भागीदारी निभाता है। सरल संप्रत्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। असंगठित सामग्री प्रतिमान द मॉडल्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जब शिक्षार्थी अनुभवी और परिपक्व हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी को पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के तत्व केंद्र बिंदु फोकस प्रस्तुत प्रतिमान का उद्देश्य विद्यार्थियों को किन्हीं विशेष संप्रत्यों की उपलब्धि में सहायता प्रदान करना है। संप्रत्ययकरण प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से भी अवगत करने का प्रयत्न करता है। संरचना सिंटैक्स प्रथम फेज आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्य प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट की यह एक्टिविटीज हाँ अथवा ना लेबल लगाकर विभिन्न उदाहरणों प्रस्तुत करना, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों में गुणों की तुलना करना, परिकल्पना और हाइपोथेसिस का निर्माण और उनकी जांच करना, संप्रत्य का नामकरण, आवश्यक गुणों के संदर्भ में संप्रत्य को परिभाषित करना। द्वितीय फेज या सोपान संकल्पना की उपलब्धि का परीक्षण करना, टेस्टिंग द अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की एक्टिविटी संप्रत्य संबंधित विभिन्न लेबल लगे हुए अनामांकित अन्य उदाहरणों के बारे में हाँ और ना कहकर भेद करना, स्वयं अपने ओर से संप्रत्य संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करना। फेज थर्ड एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजी की यह एक्टिविटी विचार का वर्णन करना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस और गुण एट्रीब्यूट्स का महत्व तथा अथवा कार्य बताना, परिकल्पनाओं की संख्या और प्रकारों में विषय में बताना, व्यू रचना स्ट्रेटेजी का मूल्यांकन करना। फिर आ जाता है प्रतिक्रिया प्रीनियम प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली अनुक्रियाओं को अध्यापक द्वारा भली भांति ग्रहण कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित परिकल्पनाओं का अध्यापक द्वारा उचित सम्मान किया जाता है। अध्यापक प्रस्तावित परिकल्पनाओं का उचित रिकॉर्ड रखे। अध्यापक विद्यार्थियों को ध्यान इस प्रकार मोड़ने का प्रयास करता है कि वे अपने संप्रत्यों और व्यू रचनाओं स्ट्रेटेजी का समुचित विश्लेषण कर सके। कोई भी एक युक्ति, टैक्टिक या व्यू रचना सभी परिस्थितियों में सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। इस दृष्टि से अध्यापक को विभिन्न युक्तियों की उपादेयता के समुचित विश्लेषण के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक प्रणाली द सोशल सिस्टम प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली और अंतःक्रिया विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के पारस्परिक संयोग से ही संचालित होती है, जहाँ से वह सारी प्रक्रिया पर उचित नियंत्रण स्थापित कर सके। सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देने होते हैं जो किसी वस्तु या विचार के संप्रत्य से संबंधित विशेष गुणों का स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि विद्यार्थियों को सोचने विचारने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिल सके, वे सब अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण कर सके और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उनकी सत्यता परख सके। विद्यार्थियों को अध्यापक का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। उदाहरण आंकड़ों के सही विश्लेषण से ही संप्रत्य के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर जाता है अवलंबन प्रणाली सपोर्ट सिस्टम। संप्रत्य की उपलब्धि हेतु सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति के कुछ विशेष उपयोग उदाहरण है शामपट या अन्य ऐसा साधन। फिर आ जाता है थर्ड एक फ्लेनल बोर्ड। प्रतिमान का उपयोग या मूल्यांकन एप्लीकेशन कंटेंट एंड इवोल्यूशन आगमन तर्क प्रणाली और क्रमबद्ध चिंतन पर आधारित यह प्रतिमान उदाहरणों की सहायता से संप्रत्य शिक्षण एक अनूठा और उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करता है। अनजान संप्रत्यों से परिचित करने की अपने आप में यह सबसे अच्छी विधि है जिससे पाठ्यक्रम की किसी भी विषय और क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यों के शिक्षण के लिए काम में लाया जा सकता है। शिक्षण का यह प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। भाषा व्याकरण शिक्षण हेतु यह प्रतिमान उपयोगी होता है। त्रिभुज, नियमित, बहुभुज, रेगुलर, पॉलीगोनल, व्यक्ति
ई वाचक प्रॉपर नाउन स्तनधारी प्रणाली जनतंत्र आंतरिक संघर्ष जैन जैसे संपत्तियों की शिक्षा देने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। प्रतिमान के प्रभाव इफेक्ट ऑफ मॉडल्स अनुदेशात्मक प्रभाव इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में स्पष्ट धारणा प्राप्त करना उचित अवधारणा निर्माण व्यूह रचना का उपयोग करने में कौशल विकसित करना विशेष अवधारणा को प्राप्त करना आगे मनात्मक तर्क में कौशल विकसित करना पोषक प्रभाव तार्किक तर्क के संवेदनशीलता अस्पष्टता के प्रति सहनशीलता वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने की समझ। फिर आ जाता है अग्रिम संगठन प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल प्रतिपादक डेविड आशुबेल पुनः विश्लेषण और विवेचन 2003 में ब्रूस जोर्जी एंड मार्शविल ने अपनी पुस्तक टीचिंग मॉडल में किया। इसे प्रगतिशील या उन्नत संगठन प्रतिमान भी कहा जाता है। अग्रिम संगठन मॉडल को विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। इस प्रतिमान का उद्देश्य तथ्य और संप्रदायों का अवबोध करना है। आशुबेल की मान्यता है विचार किसी भी कोर्स पाठ्यक्रम की अधिगम सामग्री चाहे कितनी भी कठिन या अमूर्त प्रकृति की हो, अगर उसे व्यवस्थित रूप से अधिगमकर्ता को प्रस्तुत किया जाए तो उसका उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से कुशलता पूर्वक अर्जन किया जा सकता है। किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने वाली विधियों में कमी ना होकर कमी उन्हीं को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने में होती है। अगर विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग सुधारा जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सजीव सक्रिय व अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के तरीकों में सुधार करके अर्थपूर्ण शाब्दिक ग्रहण करने में फुल वर्बल लर्निंग किया जा सकता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता की एक परिस्थिति में किसी विषय वस्तु को सीखने की अपनी एक अलग संज्ञानात्मक संरचना होती है। आशुबेल के अनुसार अधिगमकर्ता नवीन ज्ञान अच्छी तरीके से तभी ग्रहण कर सकता है जब उसे अधिगमकर्ता के पहले से ग्रहण किए गए ज्ञान का नवीन ज्ञान से अच्छे से तालमेल बिठाया जाए। आशुबेल ने पुराने एवं नए ज्ञान के समन्वय हेतु आवश्यक संपर्क सूत्र या वैचारिक आधार प्रदान करने हेतु अग्रिम संगठन एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा की है। फिर बाद में जाता है अग्रिम संगठक। यह एक तरह से प्रस्तावना जैसी होती है। यह सामान्य प्रकार की अधिगम सामग्री है जिसे नए ज्ञान विषय वस्तु से पहले प्रस्तुत किया जाता है ताकि ये नया ज्ञान एकदम अपरिचित सा नहीं लगे। इसकी सहायता से पुराने ज्ञान का नवीन ज्ञान से समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि अधिगम सरलता से प्रभावपूर्ण एवं कुशलता पूर्वक हो सके। अग्रिम संगठक दो प्रकार के होते हैं, विवरणात्मक या वाक्यात्मक। एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर कंपेरेटिव ऑर्गेनाइजर विषय वस्तु नवीन या अपरिचित होने पर विवरणात्मक रूप से अग्रिम संगठन प्रस्तुत किया जाता है। किसी परिचित अधिगम सामग्री के होने पर तुलनात्मक रूप से अग्रिम संगठन प्रस्तुत की जाती है ताकि पुराने ज्ञान की नए ज्ञान से तुलना कर सरलता से अधिगम किया जा सकता है। आशुबेल के अनुसार कोई व्यक्ति तभी ठीक प्रकार से सीख सकता है जब उसके सामने नवीन ज्ञान सूचना उचित रूप से संगठित कोडिंग व्यवस्था को अपनाते हुए व्यवस्थित एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाए। आशुबेल ने बताया कि एक अध्यापक को विषय वस्तु को सरल से जटिल एवं सामान्य से विशिष्ट का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार इस मॉडल की में शिक्षक की भूमिका सार्थक क्रम में सामग्री प्रदान करना है। इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है तथा प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना को मजबूती प्रदान करना है। यह प्रतिमान छात्रों के संप्रति निर्माण एवं संप्रति पुनर्निर्माण में सहायक है। डेविड आशुबेल के मॉडल के तत्व केंद्र बिंदु या फोकस उद्देश्य एक अध्यापक को उनको सहायता पहुंचाना होता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों जैसे व्याख्यान तथा अन्य विवरणात्मक व्याख्यान विधि में सुधार लाना, अधिगम एवं सामग्री को प्रभावी एवं सार्थक ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता करना। फिर है नए ज्ञान को ग्रहण करने में विद्यार्थी की सहायता करना। संरचना सिंटैक्स इसे 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण अग्रिम चरण संगठक या व्यवस्थापक का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर पाठ्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण क्लासिफाइंग द एम्स ऑफ द लेसन्स। अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रासंगिक ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स रिलेवेंट नॉलेज। फिर द्वितीय चरण अधिगम कार्य या सामग्री का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग टास्क और मटेरियल। अधिगम सामग्री का औपचारिक प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण हेतु उचित तरीके अपनाना, अधिगम सामग्री को संग्रहित क्रमबद्ध व्यवस्थित स्वरूप को विद्यार्थी के सामने उजागर करना। तृतीय चरण संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, पारस्परिक तालमेल, इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलाइजेशन को बढ़ावा देना। सक्रिय ग्राह्य अधिगम, एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग का प्रोत्साहन, विषय वस्तु के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण, समालोचनात्मक उपागम क्रिटिकल अप्रोच विकसित करना। स्पष्टीकरण क्लैरिफाइंग
क्लेरिफिकेशन। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम्स। अग्रिम संगठन प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली पूरी तरह से संरचित, अध्यापक केंद्रित तथा प्रभुत्ववादी। अध्यापक अधिगम सामग्री को पूरी तरह क्रमबद्ध एवं संगठित रूप से विद्यार्थी के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि उसका तालमेल पूर्व प्रस्तुत अग्रिम संगठक सामग्री तथा विद्यार्थी के वर्तमान में मौजूदा ज्ञानात्मक संरचना से बना आ रहे। फिर है प्रतिक्रिया नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। इसमें विद्यार्थी की मौन, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं के प्रति अध्यापक को विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने की बात कहता है। नवीन अधिगम सामग्री से परिचित होने, उसका अर्थ, प्रकृति एवं प्रयोजन को जानने की इच्छा, इसे पूर्व ज्ञान से अलग करके देखने तथा अपने मौजूदा ज्ञानात्मक संरचना में इसे आत्मसात करने की आवश्यकता। नवीन ज्ञान का आगामी अधिगम या जीवन में प्रयोग में लाने में सक्षम बनाने की आवश्यकता। अवलंबन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। अग्रिम संगठक प्रतिमान अपने प्रयोग में वांछित सफलता प्राप्त करने हेतु निम्न प्रकार की सहायता चाहता है। तार्किक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित अधिगम सामग्री। उपयुक्त अग्रिम संगठक का विकास। अग्रिम संगठक और अधिगम सामग्री के बीच उच्च सामंजस्य स्थापित करना। प्रतिमान का उपयोग, मूल्यांकन, एप्लीकेशन, कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। संपूर्ण विषय वस्तु को ठीक प्रकार और सार्थक शैक्षणिक इकाइयों में विभक्त करने तथा अधिगम सामग्री का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण कर भलीभांति प्रस्तुतिकरण करने में इस प्रतिमान का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रतिमान के उपयोग से विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन करने तथा ज्ञान को क्रमबद्ध ढंग से ग्रहण करने संबंधी कुशलताओं के विकास का अवसर मिलता है। विषय सामग्री निगमनात्मक विधि से सीधे ही विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है, इस धारणा की पुष्टि करता है कि व्याख्यान, पठन, वाचन, प्रदर्शन, विचार विमर्श या गोष्ठी विधियों का प्रयोग करने में अगर विषय वस्तु के उचित प्रस्तुतिकरण पर समुचित ध्यान दिया जाए तो सार्थक अधिगम अर्जन की दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर है प्रतिमान का प्रभाव, अनुदेशात्मक प्रभाव, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, वैचारिक संरचना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, सूचना विचार का सार्थक समावेश, मीनिंगफुल असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। पोषक प्रभाव, न्यूट्रिएंट इफेक्ट, पूछताछ में रुचि, इंटरेस्ट इन इनक्वायरी, स्टिक सोच की आदतें, हैबिट ऑफ प्रिसाइज थिंकिंग। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इस मॉडल का विकास रिचर्ड सचमैन द्वारा किया गया। रिचर्ड सचमैन का प्रश्न मॉडल आगमनिक तर्क पर आधारित है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। किसी समस्या का सही हल निकालने के कई तरीके। विद्यार्थी किसी समस्या से निपटने के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। वे जब उलझन या परेशानी महसूस करते हैं तब प्राकृतिक रूप से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति को पूछताछ प्रक्रिया इनक्वायरी प्रोसेस से अवगत कराया जा सकता है और परिणाम स्वरूप वह अपने सोच विचार करने के तरीकों और युक्ति का टेप प्रकार विश्लेषण करना सीख सकता है। जितने तरीके और युक्तियों का किसी भी व्यक्ति को पहले ज्ञान है, उनके अतिरिक्त उसे और भी उपयुक्त नवीन विधियों और युक्तियों का ज्ञान कराया जा सकता है। ये नीतियाँ विद्यार्थियों को सीधी सिखाई जा सकती है या पुरानी सिखाई हुई है उसमें जोड़ी जा सकती है। विद्यार्थी अपने सोच के तरीके के प्रति सचेत हो सकते हैं तथा उसका विश्लेषण कर सकते हैं। पूछताछ प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग का काफी योगदान रहता है और इस तरह सहयोगी की सहायता और विचारों द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में निहित तत्व केंद्र विंडो फोकस। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में उद्देश्य शामिल है। वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल विकसित करना, जैसे डेटा का संकलन, संग्रहण, व्यवस्थापन, चरों की पहचान एवं उनका नियंत्रण, परिकल्पनाओं का निर्माण एवं उनका प्रशिक्षण। बच्चों में रचनात्मक पूछताछ व्यूह रचनाओं का विकास। बच्चों में स्वायत्त अधिगम, ऑटो लर्निंग का विकास। बच्चों को ज्ञान की अस्थायी प्रकृति, टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में समझाने योग्य। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना। फेज फर्स्ट, एनकाउंटर विद प्रॉब्लम की एक्टिविटी। शिक्षक द्वारा पूछताछ करने के ढंग से परिचित करना। शिक्षक द्वारा घटना या समस्या का प्रस्तुतिकरण। फेज टू, डेटा गैदरिंग प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एक्टिविटी। छात्र द्वारा वस्तुओं और परिस्थितियों की प्रकृति की पुष्टि। छात्रों द्वारा समस्या या घटना के घटित होने की पुष्टि। फेज थर्ड है डाटा गैदरिंग प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, जैसे सार्थक चरों व तथ्यों को पृथक करना, कार्यकरण संबंधों के बारे में परिकल्पना बनाना और उनकी जांच करना। फेज फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग एन एग्जाम्पल एक्टिविटी। समस्या का हल क्या है अथवा घटना के पीछे क्या कारण है, इस बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत करना। फेज फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ द इनक्वायरी प्रोसेस की एक्टिविटीज है। पूछताछ के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण करना और उसमें अपेक्षित सुधार करना।
फिर बाद में आता है प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन पूछताछ प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा संपादित क्रियाओं के प्रति अध्यापक की विशेष अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया हो सकती है। यह निश्चित करना कि विद्यार्थी द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। विद्यार्थी के जो प्रश्न उचित न हो उन्हें सुधारने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों परिकल्पनाओं को न तो अध्यापक द्वारा स्वीकृत ही दी जानी चाहिए और न ही अस्वीकृति। विद्यार्थी से उनकी परिकल्पना तथा सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से सामने रखने और उनके सामान्यीकरण के लिए कुछ और व्यापक आधार तलाश करने के लिए जोर डालना चाहिए। विद्यार्थी के बीच पारस्परिक अंतर्क्रिया को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रणाली द सोशल सिस्टम पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सामाजिक प्रणाली के नियंत्रण को बहुत अधिक महत्व देता है, परंतु विचारों को आदान प्रदान का प्रश्न विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही इस प्रतिमान में बराबर की भूमिका निभाते हैं। प्रारंभ में इस प्रतिमान में सामाजिक भूमिका और नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक होता है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थी पूछताछ करने के ढंग से परिचित होने लगते हैं, नियंत्रण कम होने लगता है और विद्यार्थी को अधिक सक्रिय सहयोग के अवसर दिए जाते हैं। अवलंबन प्रणाली द सपोर्ट सिस्टम लिखित रूप में किसी समस्या या घटना का वर्णन करने वाली सामग्री पूछताछ करने के उचित तरीकों और युक्तियों के विषय में उचित प्रशिक्षण एवं विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास एवं ज्ञान के स्तर की जानकारी। समस्या समाधान में सहयोग उपयोग साधन एवं स्रोत प्रतिमान का प्रयोग एवं मूल्यांकन एप्लीकेशन कंटेंट एंड इवोल्यूशन। विद्यार्थियों को क्रमबद्ध एवं नियोजन ढंग से पूछताछ करने के कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए इसे एक प्रशिक्षण तकनीक ट्रेनिंग टेक्निक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसके मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मॉडल अनुदेशात्मक प्रभाव इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया का कौशल साइंटिफिक प्रोसेस स्किल रचनात्मक पूछताछ हेतु रणनीति स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिएटिव इनक्वायरी पोषक प्रभाव रचनात्मक की भावना स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी सीखने में स्वायत्ता ऑटोनॉमी इन लर्निंग अस्पष्टता की सहनशीलता टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटीज ज्ञान की अस्थायी प्रकृति टेंटेटिव नेचर ऑफ नॉलेज जैव विज्ञान शिक्षण प्रतिमान बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल प्रतिपादक जोसेफ जे एफ सकवाल उद्देश्य जीव विज्ञान की तरह अन्वेषण करने हेतु प्रोत्साहित करना। यह प्रतिमान किसी विषय की शोध प्रणाली के शिक्षण हेतु काम में लाया जाता है। विकासात्मक प्रतिमान डेवलपमेंटल मॉडल प्रतिपादन है जे का जो उद्देश्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान इंडक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग प्रतिपादक है हिल्ड टाब्बा उद्देश्य मानसिक प्रक्रिया का विकास व सिद्धांतों का बोध कराना। सामाजिक अंतर्क्रिया प्रतिमान सोशल इंस्ट्रक्शन मॉडल इस वर्ग में शामिल प्रतिमानों का उद्देश्य व्यवहार के भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन से संबंधित सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति करना है। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान पर्सनल डाटा डेवलपमेंट इस वर्ग के प्रतिमानों का भी उद्देश्य व्यवहार के भावात्मक पक्ष के अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये प्रतिमान उन प्रक्रियाओं पर बल देते हैं जिनसे व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा अपनी विलक्षण व्यक्तिगता का विकास कर अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उचित सहायता मिल सकती है। फिर आता है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल इस वर्ग में शामिल प्रतिमानों का संबंध व्यवहार परिमार्जन सिद्धांतों एवं तकनीकों से अन्य शिक्षण प्रतिमान अन्य शिक्षण विश्लेषण इंस्ट्रक्शन एनालिसिस शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण अविधि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली फ्लेंडर एन फ्लेंडर ने सन 1959 में कक्षा शाब्दिक वर्बल व्यवहार पर आधारित विशेष प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न इन घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया। शिक्षक कथन टीचर टॉक छात्र कथन पीपल टॉक मौन या विभ्रांति साइलेंस और कंफ्यूजन। शिक्षक कथन टीचर टॉक शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य तथा क्रियाएं की जाती है उन्हें शिक्षक कथन में रखा जाता है। छात्र कथन पीपल टॉक छात्रों द्वारा कक्षा में प्रदर्शित शाब्दिक व्यवहार क्रियाएं अनुक्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आते हैं। मौन या विभ्रांति साइलेंस कंफ्यूजन कक्षा में कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलते हैं जिसमें एक कक्षा में अव्यवस्था कंफ्यूजन हो जाती है जिससे किसी को कुछ भी समझ नहीं आता अथवा कक्षा मौन हो जाती है।